Hey everyone, good morning, all of you. Have a nice day. Start your day with new energy, new enthusiasm. God bless all of you. चलिए आज रोज़ की तरह आज हम 12 सितंबर के न्यूज़ को देखेंगे। तो उसमें 4-5 टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आर यू रेडी? तो चलिए पहला टॉपिक है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। न्यूज़ में क्यों आया है? ऐसा तो नहीं कि ये करेंट का कुछ टॉपिक है। न्यूज़ में इसलिए आया कि हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा 6 सीनियर एडवोकेट जो है उसको जो अपॉइंट क्या कर दिया गया किस पद पर, तो इसी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पर। तो इसलिए अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है, इसको कौन असिस्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है, इसमें इसका काम क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था या नहीं था। तो ये सब तो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये लॉ ऑफिसर होता है और इसका काम है तो लॉ ऑफिसर है, देख लिए। और इसका काम क्या है कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल जो हमारे भारत को होते हैं उसको असिस्ट करना और गवर्नमेंट को एडवाइस करना है और यूनियन को रिप्रेजेंट करना। कोई भी अगर लीगल मैटर आता है तो यूनियन को ये रिप्रेजेंट करेगा और कुछ भी हो उसमें गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। अगर अपॉइंटमेंट का बात करते हैं, इसका अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको पीएम हेड करते हैं। अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या है, तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये स्टेचुरी पोस्ट और एजीआई जो है अटॉर्नी जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। ये सब स्टेचुरी पोस्ट बाद में ज़रूरत पड़ा तो ऐड किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन 32 में दिया ही गया था। क्या अटॉर्नी जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है ये किस लॉ के द्वारा गवर्न होता है? तो लॉ ऑफिसर्स रूल्स 1987 के द्वारा। कुछ सॉलिसिटर जनरल देख लेते हैं। ये किसके बाद आता है? ये जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होता है और इसको असिस्ट कौन करता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये किसके बाद आता है? ये अटॉर्नी जनरल के बाद आता है सॉलिसिटर जनरल। ये स्टेचुरी ऑफिसर होता है, अपॉइंट होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। यही था हमारा, न्यूज़ में आया तो इसलिए इसको ये इम्पोर्टेंट हो गया और इसको डिस्कस करना ज़रूरी था कि क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है। कितने याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल और ये सेकंड सॉलिसिटर जनरल। समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक है हमारा FATF। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फुल फॉर्म। ये जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना अगर देखें तो 1989, हेड क्वार्टर पेरिस। ये स्टैटिक है, कोई भी एग्जाम में पूछ ले, वन डे हो या जो भी हो। काम क्या है? जो भी FATF का सब्सटेंशिप वर्क मेंबरशिप का है उसको सपोर्ट करना और ग्लोबल नेटवर्क का। ओरिजिनली इसको बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बेट करने के लिए। हम लोग देख ही रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का केस कितना ज़्यादा, लेकिन इसको फिर जो है इसमें टेरर को भी ऐड किया गया 9/11 अटैक्स के बाद। टेररिस्ट फाइनेंसिंग
WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, ये क्या होता है, बहुत ही मैसिवली डिस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन लाइफ का ऑन ए लार्ज स्केल। तो पहले मनी लॉन्ड्रिंग का था, फिर बाद में 2012 में WMD को भी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी ऐड कर दिया गया। हम देखेंगे ग्रे लिस्ट में किसको रखता है, ब्लैक लिस्ट में किसको रखता है। ग्रे लिस्ट में उसको रखता है ऐसे नेशन जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करता है, और ब्लैक लिस्ट में ऐसे नॉन कोऑपरेटिव कंट्री और टेरिटरी जो सपोर्ट करता है। समझ में आ गया। अब न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में इसलिए आया कि FATF जो अपने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसमें इंडिया का म्यूचुअल इवोल्यूशन उसको देना था, तो इसलिए अभी न्यूज़ में आ गया है। अगर FATF प्लीनरी का बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 3 साल में 3 बार मिलता है म्यूचुअल इवोल्यूशन, जैसे अभी इंडिया का म्यूचुअल मतलब इवोल्यूशन रिपोर्ट पेश किया जाएगा, तो यही है। तो जुडिक्शन जो है किसके अंडर आता है, ग्रे लिस्ट के अंदर, और हाई रिस्क जुडिक्शन जो है किसके, ब्लैक लिस्ट के अंदर। तो मेंबर इसमें 40 मेंबर का है, और 2 इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी रखे हैं, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को भी रखा है। अगर इंडिया का देख लिया जाए तो इंडिया का क्या है इसमें, तो इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा 2006 में ज्वाइन किया था एज ऑब्जर्वर स्टेटस, फिर फुल मेंबर इसको 2010 में बना लिया गया। इंडिया को रेगुलर फुल ऑफ कैटेगरी में रखा है, ऑब्जर्वर में 31 इंटरनेशनल और रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, ADB, ये सब। तो देख लिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ये सब ध्यान में रखना होगा। ये किस लिए शुरुआत में हुआ था, किसके लिए हुआ था शुरुआत में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। फिर बाद में WMD को भी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को भी ऐड किया गया। अगला है हमारा टॉपिक राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट न्यूज में इसलिए क्योंकि वो कोलकाता वो केस सबको पता है, तो उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा था कि नहीं, डॉक्टर्स को जो भी प्रोटेस्टिंग डॉक्टर हैं उसको काम फिर से रिज्यूम कर लेना चाहिए था, तो जो कि प्रोटेस्ट करे था। अब राइट टू प्रोटेस्ट देखते हैं कि क्या है राइट टू प्रोटेस्ट, और इसमें क्या किस आर्टिकल में आता है, इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं कि अगर देखा जाए तो ये फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली नहीं है कि हाँ राइट टू प्रोटेस्ट डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप राइट मतलब प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इसको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत ये राइट टू प्रोटेस्ट आ गया कि अगर आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम है तो उसके अंदर प्रोटेस्ट करने का भी दे दिया। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में आता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स का बात करें, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और कहाँ आर्टिकल कितना से 12 से 35 तक है, और देखेंगे क्या है जस्टिसेबल है नहीं है, क्या सब चीज़। तो इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन 19(1) में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का, और 19(b) में है राइट टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स। इसी के तहत ये राइट टू प्रोटेस्ट आ जाता है कि आप कहीं भी पीसफुल्ली इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन आर्म्स नॉट। 91(c) में क्या दिया है कि आप एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हैं लिस्ट कि, लेकिन वही है कि वो हार्म नहीं होना चाहिए सोसाइटी के लिए। और आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट को जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीच में रखा है आर्टिकल 21 के तहत, चूँकि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में दिया गया है। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस बोलना था सॉरी, कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं 19(2) और 19(3). जैसे वो किस में होना चाहिए, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के हक में होना चाहिए, इंडिया स्टेट का सिक्योरिटी,
फ्रेंड रिलेशन हो फॉरेन स्टेट, वायलेशन हो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी इन रिलेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इन इंसाइटमेंट ऑफ एनी। इस यहाँ से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। किसके तहत? 1902 और 1903। 1902 और 1903 में क्या था कि वही आप असेंबल पीसफुली हो सकते विदाउट आर्म्स और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। लीगल अगर हम ये देखा जाए तो लीगल राइट है राइट टू स्ट्राइक जो है ये लीगल राइट है। लेबर राइट्स के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के एस्पेक्ट से एब्सोल्यूट नहीं है, ये वेरी करता है, इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो है जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है। ये 1940 और पहले ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 को रिप्लेस करके क्या आया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 9। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट हम देख लिए किस आर्टिकल के तहत आता है और क्या कैसे आता है, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस था, कैसे था। इसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं आता। कुछ केस था जैसे रामलीला मैदान इंसिडेंट होम से, इस समय भी यही बात किया गया था। कब हुआ था? वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन 2021। इसमें वही कहा गया था कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन ये उसका हक नहीं लिया जाएगा, लेकिन वही है कि पीसफुली हो। और शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में, उसमें भी वही कहा गया था कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ। अब कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन हाँ इसमें ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जो भी पब्लिक है वो उसको दिक्कत हो रहा है, आप उसके स्पेस को उसके वे को ऑक्यूपाई कर ले इंसान अपने डे टू डे लाइफ में, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक सोसाइटी डिस्टर्ब, तो इस तरीके से नहीं। तो यही था राइट टू प्रोटेस्ट। और अगला है हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या न्यूज़ में क्यों आया है? ये एक जो है स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके तहत है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ये अगर रोल इसका देखें तो ये एडवाइजरी होता है नेचर में और एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और पॉलिसी बनाता है जिसमें वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो, कैसे उसको रख रखाव करे, कैसे कंजर्व करे। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ। वही है कि किस तरह से हम प्रमोट करें वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, किस तरह से हम कंजर्व करें, कैसे उसके डेवलपमेंट का बात करें, फॉरेस्ट को कैसे बचाएं। हाँ अगर ये होता है ना कि कोई भी नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके एरिया को, उसके बाउंड्री को थोड़ा भी उसमें कोई फेरबदल हो तो इसके परमिशन के बिना नहीं हो सकता। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बिना नहीं हो सकता। अगर मेंबर का बात करें तो इसका चेयरपर्सन जो है पीएम, चेयरपर्सन कौन होते हैं? पीएम, वीसी मिनिस्टर इंचार्ज, जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर उसमें मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, और मेंबर सेक्रेटरी। इसमें न्यूज़ में आ गया, न्यूज़ में मोलेम नेशनल पार्क आया है कि एक स्टैंडिंग कमेटी बैठा है कि एक कंट्रोवर्शियल चल रहा था, उसको ख़त्म करना है। तो मोलेम नेशनल, उतना नहीं, मोलेम नेशनल पार्क देखेंगे, ये गोवा में है। इसका अगर देखें तो 107 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। किसके अंदर है ये? भगवान महावीर सेंचुरी के अंदर। ये नेशनल पार्क किसके अंदर है? भगवान महावीर सेंचुरी के ही अंदर है। ये बहुत सारे यहाँ टेम्पल्स है कदम्बा डायनेस्टी से, और बहुत सारे स्नेक के स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा है यहाँ, जैसे किंग कोबरा, पिट वाइपर, पाइथन, मालाबार पिट वाइपर, ये सब स्नेक के स्पीसीज बहुत है। मोलेम नेशनल पार्क हुआ। तो हम देख लिए क्या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
क्या है ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसके तहत आता है, क्या है एडवाइजरी नेचर में। अगला है युद्ध अभ्यास 2024। ये किसके किसके बीच होता है? इंडिया और यूएसए। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एडिशन देखें तो 20th एडिशन है, क्योंकि ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। तो अभी ये कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इंडिया यूएसए का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एनुअली हर साल होता है। एम वही है कि जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हांस करे दोनों कंट्री का, ताकि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सबको देखे। ये जॉइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, बर्ज प्रहार एक्सरसाइज और सब सारे अगर दूसरे एक्सरसाइज देखते हैं तो युद्ध अभ्यास हो गया, वर्ष प्रहार हो गया, एक्सरसाइज टाइटनी, और ये टाइगर ट्रिम जो पहला ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पहला एडिशन इसका 2019 में हुआ था। तो युद्ध अभ्यास देख लिए, ये 20 एडिशन है, 2004 में शुरू हुआ था। इंडिया यूएस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर एयरफोर्स नेवल एक्सरसाइज जिसके जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस विथ डिजास्टर रिलीफ, ये क्वाड जो है साइन कर रहा है, जिसमें पार्टनरशिप होगा इंडो पैसिफिक की। और सिग्निफिकेंस अगर देखें तो बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना, इंटर ऑपरेबिलिटी का बात करना, कोऑपरेशन इन्हांस करना और काउंटर टेररिज्म को काउंट करना। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया बिटवीन इंडिया एंड यूएसए 2004 में शुरू हुआ था। ये 20th एडिशन था जॉइंट मिलिट्री। और कहाँ? महाराजगंज राजस्थान। अगला है प्लेनेटरी प्रोजेक्शन। ये क्या होता है प्लेनेटरी प्रोजेक्शन? न्यूज़ में क्यों आया है कि चाइना जो है बोल रहा है कि उसका जो वो एक ताइवान 3 करके एक मिशन था चाइना का, उसमें वो अनाउंस किया है क्या कि मार्च से कुछ सैंपल रिटर्न मतलब हम लाएंगे, उससे प्लेनेटरी का प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल को हम उससे उस प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। ये क्या है प्लेनेटरी प्रोटेक्शन? क्या है? ये है कि जैसे आप स्पेस में गए, आप कहीं भी आप अपना मिशन भेजे, कुछ भेजे, वहाँ से आप कुछ ला रहे हैं, कहाँ? अर्थ में, यहाँ। तो वहाँ से आप अगर कुछ ला रहे हैं उसके साथ तो कुछ माइक्रोवेव लाइफ तो होंगे, तो वो अर्थ के लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। तो यही प्लानिटरी प्रोटेक्शन इसलिए लाया गया कि अर्थ की जो बायोस्फीयर है उसको प्रिजर्व करना। ऐसा नहीं कि माइक्रोवेव ला रहे हैं, उसके साथ कुछ भी ला रहे हैं और उसके साथ है माइक्रोवेव आ रहा है। और तो इसके प्लेनेटरी प्रोटेक्शन के तहत लाया कि इसके लिए आप ला भी रहे हैं तो इसको आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होगा, जिससे कि अर्थ और सेलेस्टियल बॉडी के बीच एक मेंटेन करना होगा। इसमें क्या दिया गया है कि अगर आपको हार्मफुल कंटेमिनेशन को अवॉइड करना होगा, एडवर्स जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होंगे, तो इसके लिए कुछ दिए गए मेथड कि आप कैसे कर सकते हैं। मेथड वही है कि अगर आप आ रहे हैं तो स्पेस क्राफ्ट को 120 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन तक इसको बेकिंग सोडा के साथ उसको बैक करके उसको क्लीन किया जाएगा। उसको बैक करके क्लीन किया जाएगा। और ये मिनिमल, जिससे इंश्योर होगा कि अब माइक्रोवेव कंटेमिनेशन मिनिमल हो गया, अब ना के बराबर होगा। तो ये मिशन कॉस्ट और डिज़ाइन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो ये क्लीनिंग प्रोसेस के कभी ना कहीं कभी कभी कॉस्ट बढ़ा देता है, जिससे टेक्निकल डिमांड कॉस्ट स्पेस मिशन का नेसेसरी हो जाता है। और लेकिन कुछ भी हो, बायोस्फीयर को मेंटेन करना, उसके प्रिजर्व करना भी तो ज़रूरी है। तो ये था हमारा वही 3-4 टॉपिक। क्या क्या पढ़े हम? एक FATF पढ़े, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड पढ़े,
युद्ध अभ्यास पढ़े, प्लानिटरी प्रोटेक्शन पढ़े, और क्या था, पहला टॉपिक था शायद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़े, राइट टू प्रोटेस्ट। ये 5-6 टॉपिक था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।